हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भैया आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का पहला अकाउंट सीखने वाले हैं। कैसे ये बनता है, क्या इसका काम होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान अकाउंट है और आ गया कभी तो आएगा 4 नंबर में, है ना। लेकिन बहुत ही सिंपल अकाउंट है, बहुत ही एकदम मक्खन की तरह बन जाएगा, बस ध्यान से सुनना। तो हम बात करने वाले हैं भैया किसकी? रियलाइजेशन अकाउंट की। रियलाइजेशन मतलब अब क्या कर रहे हैं, जब फर्म बंद हो रही है तो हमें सब कुछ क्या करना है, सारे एसेट्स को बेचना है, जितने भी हमारी लायबिलिटी है सबका पेमेंट करना है ना। क्योंकि फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है, तो सबको भैया बेच बाच के सबका पेमेंट दे दा के क्या करना है, जो भी बचिया साथ ले चालू, बस यही सारी चीजें करनी है। उसी के लिए ये अकाउंट बनाया जा रहा है, उसी चीज को करने के लिए, है ना। तो अब देखो, हमारी जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटी हैं सारी कहाँ शो होती हैं? बैलेंस शीट में होती है ना। बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी शो होती हैं। अब जब हम सब कुछ बेच रहे हैं, सारी एसेट्स को बेच रहे हैं, सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है कहां पर? इस रियलाइजेशन अकाउंट में। सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर लो। अब ट्रांसफर कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है कि नहीं? और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड सारी पहले एसेट्स आ जाएंगी, जो भी बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स लिखी हैं वो सारी यहां पर आ जाएंगी, है ना। चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, मशीन हो, गुडविल हो, डेटर्स हो, सब कुछ यहां पर लिखा जाएगा। चलो तो काम करें, चालू करते हैं, एक एक करके हम सारी चीजें यहां पर लिखते हैं। क्या चीज आएंगी और क्या चीजें किस तरीके से आएंगी और क्या नहीं आएंगी ये भी बताऊंगा। चल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स है सबको ट्रांसफर करते हैं। अब देखो, बैलेंस शीट में एसेट्स कहां रहती है? इस साइड लिखी रहती है, और लायबिलिटी यहां पर लिखी रहती है। एसेट्स इस साइड, लायबिलिटी इस साइड। अब देखो, जब ट्रांसफर हो रही हैं, जब एसेट्स ट्रांसफर हो रही हैं, तो जब भी एक अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में चीजें जाती है तो उसकी अपोजिट जाती है ना। अपन ने तो किया कई बार, अपोजिट जाती है। देखो, बेसिकली फंडा तो यही है कि डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का, उस कारण से। तो एसेट इस साइड है तो यहां पर आएंगी तो इस साइड आ गई, है ना। सिंपल सा फंडा। तो यहां पर मैं सारी एसेट्स लिख देता हूं, जैसे बिल्डिंग, जैसे लैंड, जैसे डेटर्स। अच्छा, डेटर्स इसकी ओरिजिनल जितनी भी है, डेटर्स उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लिखना है, मतलब ग्रॉस वैल्यू पे। प्रोविजन घटाने के बाद वाली वैल्यू मत लिखना, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। जैसे यदि आपको बैलेंस शीट में दिया है, बैलेंस शीट में दिया है कि यहीं पे डेटर्स दिया है 1 लाख रुपए का, और नीचे लिखा है माइनस प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ, ऐसा कुछ लिखा है 20,000। तो आपको जो डेट, और फिर यहां पर 80,000 रुपए लिखा है डेटर्स में, तो आपको डेटर की ग्रॉस वैल्यू कौन सी है? ये 1 लाख, 1 लाख को यहां पर लिखना है। प्रोविजन अलग से फिर हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन एक प्रकार की लाइबिलिटी होती है ना, तो उसको फिर हम अलग शो करेंगे। अभी डेटर्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही लिखना है। फिर यहां पर क्या आता है भाई? गुडविल भी आएगी। यदि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है तो वो गुडविल भी आ जाएगी। तो ऐसी जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी एसेट्स यहां पर आ जाएंगी। स्टॉक है, स्टॉक आएगा कौन सी वैल्यू पे? उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। सारी एसेट्स को ले आओ। ऐसे ही इस तरफ यहां पर क्या आ जाएंगी? सारी लाइबिलिटीज। ब्रॉट डाउन कर लेना सारी लाइबिलिटीज को हमारे बैलेंस शीट से। तो जितनी भी लाइबिलिटी है, चाहे वो क्रेडिटर हो, फिर चाहे और भी कोई लोन हो, किसी का बैंक का लोन है या जो भी है, जितनी भी लाइबिलिटी है। अच्छा,
अब यदि देखो बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है, बैलेंस शीट में जैसे लिखा है यहां पर पार्टनर लोन, पार्टनर लोन शुरू कैसे होती है, कैपिटल से, फिर रिजर्व से, फिर पार्टनर लोन लिखा है। फिर यदि यहां पर लिखा है पार्टनर वाइफ लोन, ये भी ऐसा कुछ दिया हो सकता है। तो अब इसमें से क्या क्या चीजें यहां पर आएंगी, देखो रियलाइजेशन में हमेशा सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ही आती है। कौन सी? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब हुआ कि पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं आएगी। यदि पार्टनर ने फर्म को कुछ दिया है तो वो सारी चीजें नहीं आएंगी। उसके अलावा जो आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी है सिर्फ वही रियलाइजेशन में आएंगी। जैसे यदि यहां पर लोन लिखा ये थर्ड पार्टी, तो वो लोन आ गया। यहां पर लिखा है पार्टनर का लोन, तो पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आता, वो काय में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो पार्टनर का लोन यहां पर नहीं आएगा। नीचे क्या लिखा है? पार्टनर्स वाइफ लोन। अब पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, तो पार्टनर की वाइफ तो थर्ड पार्टी हो गई ना, वो फर्म में थोड़ी पार्टनर है, वो पार्टनर की वाइफ है और उसने लोन दिया है, तो यहां पर वो आएगा। तो यहां पर बाय पार्टनर्स वाइफ लोन, क्योंकि पार्टनर की वाइफ जो है वो थर्ड पार्टी है, वो फर्म की पार्टनर नहीं, तो वो भी आ जाएगा। रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहले ही बढ़ जाता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो रिजर्व नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यदि यहां पर क्या दिया है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो वो जरूर आएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वो आएगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयज का है ना, वो बांटा नहीं जाता, तो वो आ जाएगा। फिर अभी बताया डेटर्स का ओरिजिनल वैल्यू पे, तो यहां पर उसका प्रोविजन भी आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट, है ना, प्रोविजन आ जाएगा अलग से। ये जो 20,000 है वो यहां पर हम अलग से शो करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया? सारी एसेट्स को लिख लिया, सारी लायबिलिटीज को लिख लिया। अब क्या करना है? अब इनको बेचना है और पेमेंट करनी। एसेट्स को बेचो और लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। अब जब सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी आ गई ना, तो अब बार बार इसके नाम से नहीं आएंगे। अब सिर्फ क्या करना है? बेचना है, तो कैश नाम से आएगा, सिर्फ कैश। अब नाम थोड़ी आएगा कि बिल्डिंग बेचा तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय बिल्डिंग, नहीं। अब क्या आएगा? सिर्फ कैश। भैया पैसा आया लिखो, पैसा गया लिखो, है ना। अब ये चीजें आ गई एक बार। अब ये सिर्फ एक प्रकार का सामान है, अब इसके नाम चलेगा, बिल्डिंग, लैंड, डेटर्स, गुडविल। अब ये बस एक प्रकार का सामान है। भैया एक सामान गया, पैसा आया, लिख लो। एक चीज की पेमेंट करी, पैसा गया, लिख दो, सिंपल सी बात। तो अब यहां पर सिर्फ क्या करना है? बाय कैश। कोई भी एक सामान चला गया, अब ये नहीं देखेंगे वो सामान कितने का गया, ना प्रॉफिट देखेंगे ना लॉस देखेंगे। जैसे मान लो बिल्डिंग की कीमत थी 10 लाख, बिल्डिंग की कीमत थी 10 लाख रुपए और बिल्डिंग बिक गई 12 लाख रुपए में। बिल्डिंग बिकी कितने में? 12 लाख। तो सीधा बाय कैश 12 लाख रुपए। क्लियर है ना। ये नहीं देखना भैया प्रॉफिट क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। लैंड थी, जमीन थी, या हाँ चलो जमीन है, जमीन की कीमत है 10 ही लाख है और जमीन बिकी 8 लाख में, तो सीधा बाय कैश 8 लाख। तो जितने का बिक रहा है, जितना पैसा आ रहा है, सिर्फ वही लिखते जाना है। हमको ये देखना ही नहीं है भैया कितने में का सामान था वो और अब कितना उसका प्रॉफिट है या लॉस है, वो अपन को देखना ही नहीं। बस कितने में बिका, जितना आया वो यहां पर लिख दो। क्लियर। सीधा बाय कैश, हम जितनी भी एसेट्स बिकती जाएंगी सबका टोटल करके एक ही बार में लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ नीचे अलग से आप शो कर सकते हो कि यहाँ बिल्डिंग इतने की, बाकी करने की जरूरत है नहीं। सीधा बाय कैश, सेल ऑफ एसेट्स और सीधा सबका टोटल कर दिया। क्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली, यदि पैसा बेच दिया तो
पैसा आया तो वो लिख दिया। यदि किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले गया, यदि किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले गया कि भैया यार ये एसेट्स मुझे पसंद है यार, मैं ही रख लेता हूं, बेचने से अच्छा मैं पेमेंट कर दूंगा इसका, है ना। यदि किसी पार्टनर को पसंद आ गई कोई एसेट्स, मान लो कोई मोटरसाइकिल है और पार्टनर ने बोला यार ये मोटरसाइकिल मैं ही रख लेता हूँ, जितना पैसा होगा मैं दे दूंगा इसका, तो पार्टनर ने ले गया। तो अब यहाँ पर कैश तो आया नहीं, पार्टनर ले गया वो, तो अब यहां पर उसके नाम पे आ जाएगा क्या, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। कि पार्टनर ने वो चीज ले लिया, अब निपट लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां हिसाब किताब कर लेंगे, सिंपल सी बात। कैश नहीं आया, पार्टनर्स ने वो ले गई सामान, ले गया सामान। अब दूसरी चीज क्या, मान लो किसी एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं दिया। देखो क्वेश्चन में आपको सारी चीज दी जाएंगी कि ये बिल्डिंग थी, अब ये इतने में सोल्ड आउट हो गई, इतने में बिकी, ये लैंड है ये इतने में बिकी, डेटर्स का इस तरीके से पेमेंट आया, सब कुछ आपको डिटेल में दिया रहेगा। लेकिन मान लो पूरा क्वेश्चन हो गया और आपको किसी एसेट्स के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी है कि वो कितने में गई, उसके बदले कितना पैसा आया, ये सारी कोई भी चीज आपको नहीं दी गई है, तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि भैया वो एसेट्स कोई काम की अब हमारे लिए नहीं रही, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, जीरो, उसकी वैल्यू हो गई है जीरो। तो वो यहां पर फिर हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, ऐसा मत कर देना कि भैया अगर बिल्डिंग की कीमत यहां पर नीचे नहीं लिखी है तो फिर हम उतने ही मान लेंगे कि वो उतने ही में बिकी है, नहीं, उसको मानेंगे हम जीरो और उसकी कोई भी वैल्यू हम वहां पर नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गई ये चीज। चलो ऐसे ही लाइबिलिटी हम करेंगे। लाइबिलिटी क्या होगी, पे होगी, तो टू क्या हमारे पास से कैश जाएगा, टू कैश, जो भी लाइबिलिटी है वो पे करते जाओ, पे करते जाओ, जितने में पे कर दिया, है ना। ये नहीं देखना कि भैया कितने की थी और यार इतने कम में या इतने ज्यादा में, जितने में जा रही है जाने दो भैया, पे कर दो बस, है ना। जैसे लोन है, लोन पे कर दो, क्रेडिटर है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्रेडिटर अब इतने में सेटल हो गए तो दे दो उनका पैसा, सीधे बात खत्म। यदि कोई पार्टनर बोलता है भैया एक लाइबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, यदि कोई पार्टनर अपने आप से बोले कि यार चलो क्रेडिटर का पेमेंट मैं कर देता हूं, तो अब कैश तो गया नहीं है, कौन करेगा उसका पेमेंट, पार्टनर कर रहा है, तो अब यहां पर क्या जाएगा, वापस से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे, बाद में हिसाब किताब देखते रहेंगे, पार्टनर ने कर दिया वो पेमेंट, है ना, अच्छी बात है। फिर उसके बाद यदि यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट थिंग, यदि क्वेश्चन खत्म हो जाए और क्वेश्चन में बताया ना गया हो कि क्रेडिटर की कितनी पेमेंट हुई या कोई भी लायबिलिटी की कितनी पेमेंट हुई, देखो लायबिलिटी है उसका पेमेंट होना तो बनता है, करना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि आप कर्जे में ना सामने वाला पैसा तो लेगा ही लेगा। तो लायबिलिटी ऐसी चीज है कि जिसका पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हो और ना दी हो, दी हो तो अच्छी बात है और नहीं दी है यदि लायबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो फिर वो लायबिलिटी उसी अमाउंट पे होगी जितना वो लिखा है। फॉर एग्जाम्पल यदि क्रेडिटर यहां पर लिखे हैं 10,000 के, क्रेडिटर लिखे हैं 10,000 रुपए के, तो फिर यदि क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्रेडिटर हम मान के चलेंगे कि पूरे 10,000 रुपए के क्या हो गए, पे कर दिए गए, पूरे के पूरे 10,000 रुपए उन्हें दे दिया गया। एसेट्स में ऐसा नहीं था, एसेट्स में तो हम जीरो मान रहे थे, लेकिन लायबिलिटी के केस में जीरो नहीं मान सकते, हम ये मानेंगे कि वो पूरा पैसा पे कर दिया गया। क्लियर, चल अब अच्छी बात। अब एक और चीज, मान लो कि कोई लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर 10,000 के थे, अब क्रेडिटर्स ने बोला कि यार एक काम करो, पैसा मत दो, हमको एक एसेट्स दे दो, पैसा मत दो, हमको एक चीज दे दो। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी एसेट्स है, कोई मोटरसाइकिल है,
कोई आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह या कोई भी चीज है, तो क्रेडिटर ने बोला कि एक काम करो, मुझे पैसा ना देके ये वाली एसेट दे दो, सेटल हो जाएगा। अब इस केस में क्या हुआ, देखो यदि आप वो चीज बेचते तो वहां यहां पर आता क्या, बाय कैश, और फिर लाइबिलिटी को पेमेंट करते तो यहाँ पे क्या था, टू कैश, और दोनों की सेम वैल्यू होती। तो इस चक्कर में क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इससे अच्छा उसकी एंट्री करो ही मत। एक की पेमेंट हो गई और एक चीज हमारे पास से चली गई, बात ही खत्म। तो उसकी एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि कोई लाइबिलिटी से कोई एसेट्स कैंसिल हो जाती है तो। ठीक है, बस हो गया, बन गया हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। जो बातें ध्यान में रखने के लिए बोली है वो उसको ध्यान में जरूर रखना। अब क्या करना है भैया, बस टोटल मारो, बैलेंस निकाल लो, सबका बैलेंस निकाल लेते हैं, सबका बैलेंस आ जाएगा। और फिर जो साइड ज्यादा है, मान लो कि ये वाली साइड ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर थे उनको वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, बस बात ही खत्म, हो गया, बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। है ना, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसान है ना। जो बातें मैंने बताई हैं चाहो तो उसे नोट डाउन कर लो। कौन कौन सी चीजें भैया, कि रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, फिर जो पार्टनर का लोन है वो भी यहां पर नहीं आएगा। ये तीन चीजें हैं जो यहां पर नहीं आती। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पार्टी है, मतलब इनका पार्टनर से लेना देना, तो ये सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। थर्ड पार्टी लोन आएगा, यदि पार्टनर की वाइफ का लोन है तो वो यहां पर लिखा जाएगा। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो भी आएगा यहां पर, है ना, वो यहां पर लिखा जाएगा। फिर डेटर्स के बारे में क्या था, कि डेटर्स को भैया उसकी ग्रॉस वैल्यू पे लिखना है, कौन सी, ग्रॉस वैल्यू पे। और यदि उसका कोई प्रोविजन है तो वो अलग से इस साइड हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बस यही कुछ चीजें थी, ये आपको ध्यान में रखना है। पार्टनर यदि कोई सामान ले जा रहा है तो वो पार्टनर के नाम पे आएगा, पार्टनर यदि कोई पेमेंट कर रहा है तो वो इस साइड आ जाएगी, है ना, बस हो गया। बस इसके अपन कुछ कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। बाकी मैंने इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, इतना ही है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बस रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय।